हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का 9th क्लास का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को पढ़ेंगे लाइन टू लाइन बाय एनसीईआरटी। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल की खोज किसने की, किससे की, कैसे की, कब की, इसके बाद कैसे कैसे इस पे काम हुआ सेल पे। ये माइक्रोस्कोप जो है कैसे आया, माइक्रोस्कोप के आने के बाद सेल में कितने परिवर्तन हुए, क्या हुआ। तो लाइन टू लाइन इसे पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। While examining the thin layers of core, Robert Hooke saw that the core resembled the structure of honeycomb consisted of many compound of जो ये रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक कॉर्क की स्लाइस बनाई थी। कॉर्क की स्लाइस को जब अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से स्टडी किया था, जब इन्होंने देखा उस पे, तो इन्हें क्या दिखाई दिया था, साउ दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग, हनीकॉम्ब के जैसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे। कॉर्क इज सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। तो जो बार्क छाल होती है ना किसी भी ट्री की, आपने स्टेम देखा हो, स्टेम पे जो बार्क लगी होती है छाल, वो डेड सेल्स थी, उसकी स्टडी की थी, क्योंकि वो तो डेड होने के बाद बनती है। तो डेड सेल थी। कॉर्क इज सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। बार्क ऑफ ट्री से आया था ये कॉर्क। दिस वाज इन ईयर 1665 व्हिच हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। ये उन्होंने कब किया था? इन्होंने किया था 1665। इससे पहले सेल के बारे में किसी को नहीं पता था, सेल की कोई खोज नहीं हुई थी। इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ये स्टडी किया था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। और इन्होंने जो बॉक्स देखे थे, तो उन्हें क्या बोला था? सेल्स। सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। और सेल क्या लैटिन वर्ड है और इसका मीन्स होता है लिटिल रूम। दिस में सीम्स टू बी वेरी स्मॉल एंड इग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। दिस में भी सीम, ये प्रतीत कैसा हो रहा है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बात छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसके पहले पता ही नहीं था जो जितने भी सजीव प्राणी हैं किससे बने हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स किससे बने हुए हैं। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम बताया था कि हम लोग सेल से मिलकर बने, ऐसे ही हमारा स्ट्रक्चर नहीं है। आगे देखेंगे बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके बने होते हैं। एक्टिविटी को यहाँ पे नहीं देखेंगे अभी। चलो इसको देखते हैं। What do we observe as we look through the lens? इसमें देखो मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। इसमें क्या किया, एक प्याज को लिया गया, उसका आउटर जो उसकी लेयर है, छिलका बोलते हैं जिसे, हटा के उसका एक पील, अंदर से एक लेयर लेंगे, माइक्रोस्कोप पे रख के देखेंगे। तो जब उसे देखेंगे तो बिल्कुल सेम ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, बिल्कुल ये वाला दिखाई देगा। तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसमें देखो बॉक्स से बने हुए हैं, इसमें बीच में जो सेंटर है, इन्हीं सेल बोला गया था। व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। हमने जब लेंस के थ्रू देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया? कैन बी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। जो भी हमने माइक्रोस्कोप से देखा है, क्या हम लोग उसको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब भी देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। आगे क्या है इसमें, ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट डज इट लुक लाइक फिगर। मतलब क्या ऐसा दिख रहा था? जब भी आप अपने लैब में, अगर आपके स्कूल में होगी या आप कभी बड़े हायर क्लासेस में देखेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। सेल ऑफ एन ऑनियन पील। ऑनियन की एक लेयर को, थोड़े से पीस को आप जब माइक्रोस्कोप के उसके ऊपर रख के देखेंगे स्लाइस पर, तो ऐसा ही दिखाई देगा बिल्कुल सेम। We can try preparing temporary amounts of peel onion of different size. What do we observe? Do we similar structure or different? मतलब हम different size के देख सकते हैं, लेकिन लगभग उसके जो सेल्स का शेप होगा वो समान होगा, साइज डिफरेंस हो सकता है। What are the these structures? ये जो स्ट्रक्चर देखे थे वो कैसे थे, क्या थे, उसके बारे में देखते हैं। These structure look like similar to each other. सिमिलर हैं, सभी स्ट्रक्चर्स सिमिलर हैं। आप देखिए इस फिगर में, तो सभी सिमिलर है ना एक दूसरे के, वही बात हो रही है। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। और ये छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मिलके क्या बना देते हैं? पूरा ऑनियन बल्ब। ऑनियन बल्ब या ऑनियन किस का बना है? ये छोटी छोटी सेल से, बॉक्स है, इससे मिलके बना है। We find from this activity that onion bulbs are different size, have size, small structure visible under a microscope. इसमें क्या है? We find from the activity that onion bulbs of different size have similar structures. आपने जो स्लाइस ली थी, उसका एक पीस लिया था, वो उसका साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके जो शेप है वो कैसे होंगे? हमेशा सिमिलर होंगे। आगे क्या है? These small structures that we are observe the basic building unit of onion bulb. These small structures that we see are the basic building unit of the onion bulb. जो भी हमने ये स्ट्रक्चर देखे हैं, यही तो बेसिक बिल्डिंग है, इन्हीं से तो मिलके प्याज बना है, तो इसलिए इन्हें बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है।
दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स, और जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें सेल्स कहते हैं। नॉट ओनली ऑनियंस, ये सिर्फ प्याज के लिए नहीं है, बट ऑल ऑर्गेनिज्म डेट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास देखते हैं वो इसी तरह से सेल से मिलकर बने हुए हैं। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर अर्थ, और ये इसमें तो बहुत सारी सेल हो गई, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल होती है, सिंगल सेल्स होती है, जितनी भी एक्टिविटी उनकी होती है उनका खाना पीना सारा सिंगल सेल से ही होता है। थोड़ा सेल के बारे में इसमें देख लेते हैं, मोर अबाउट सेल। सेल वार फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर की गई थी 1665 में की गई थी। उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व की थी सेल इन कॉर्क स्लाइस कॉर्क विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन पुराना माइक्रोस्कोप था, खुद का बनाया हुआ था। उसके बाद ल्यू वैन हुक थे, इन्होंने क्या किया था, विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। ल्यू वैन हुक ने स्टडी किया था विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। वो कैसा था, प्रिमिटिव था, इनका था इम्प्रूव था। डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड फॉर फर्स्ट टाइम। अब आप दोनों में डिफरेंस अच्छे से जान सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, कॉर्क ट्री की जो छाल थी ना उसका स्टडी किया था, और इन्होंने क्या किया था, वो डेड सेल्स स्टडी किया था। इन्होंने किन्होंने, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स, और जो ल्यूवेन हुक है इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल्स को स्टडी किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। और जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन 31 में इन्होंने सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सेंटर पार्ट होता है, उसकी खोज की थी। पुरकिंजे ने 1839 इन्होंने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसे आज हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो इन्होंने उसको एक टर्म दिया था, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। हाँ, उसके बाद है सेल थ्योरी डेट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। कंपोज्ड मतलब से बने हैं। द सेल थ्योरी क्या है, डेट की ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हैं। डेट द सेल्स इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और ये किसके द्वारा प्रेजेंटेड की गई थी, तो प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट लीडन 1838 में एंड स्वयं 1839। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय बिरचू, और बिरचू ने इसको फिर और एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब आप सोच सकते हैं कि एक सेल है, फिर दूसरी सेल कहाँ से आई, कहाँ से आई दूसरी सेल, तो कैसे, इसका आंसर क्या है, दूसरी सेल कैसे है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, एक सेल से डिवाइड होकर दूसरी सेल बनती है। आगे सेल डिवीजन पढ़ेंगे, टू टाइप से होता है, मेयोसिस माइटोसिस, बताएंगे कौन सी सेल मेयोसिस से होती है, कौन सी माइटोसिस से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी, जैसे ये मैग्नीफाइंग लेंस वगैरह इनकी डिस्कवरी हुई, और ये जब से माइक्रोस्कोप बनने लगे अच्छे से अच्छे, तो इसके सेल के बारे में स्टडी और आसान हो गई। आगे हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या ये डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ये कौन सी है, स्मूथ मसल सेल्स। ये अलग अलग क्यों, आप देख रहे हो ये ह्यूमन बॉडी की सारी सेल्स हैं, सारी सबकी शेप अलग क्यों है, अलग इसलिए क्योंकि इन सबके फंक्शन अलग हैं। स्मूथ मसल सेल देखो, ये मसल हाथ में होती है, ठीक है, लेग्स में होती है मसल्स, हर जगह जहाँ भी मसल्स होती हैं वो क्या है, ये मतलब उनका जो भी वर्क है, वर्क के अकॉर्डिंग इनका सबका शेप जो है वो डिफरेंट होता है। ब्लड सेल्स, ब्लड का देखो कैसा होता है, क्योंकि उन्हें ट्रेवल करना होता है, गोल नहीं होंगी तो फिर ट्रेवल कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में होती है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत 8th क्लास वगैरह में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह। तो जो ब्लड सेल्स होती हैं वो गोल होती हैं। ये नर्व सेल है, ये क्या करती है, मैसेज को ट्रांसफर करती है, न्यूरॉन्स। ये ओवम है, स्पर्म है, ठीक है। टेल क्यों होती है, ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए, आगे बढ़ने में मदद करती है। बोन सेल्स, ये बोन सेल है, और ये क्या है, फैट सेल्स। The shape and size cells are related to the specific function they perform. The shape and size of cells are related to the specific function they perform. Shape and size किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है। उनका फंक्शन क्या है, जैसा फंक्शन होगा वैसा उनका शेप एंड साइज होगा। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव ए चेंजिंग शेप। अमीबा क्या है, अमीबा अपनी सेल चेंज, वो शेप चेंज करता है। अपनी शेप क्यों चेंज करता है, क्योंकि उसमें जो बिल्कुल अमीबा का शेप कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता, किसी भी शेप में हो सकता है, कैसा भी, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा। जैसे आप धरती पे पानी गिरा दो तो किसी भी शेप में नहीं जाएगा, वो किधर भी फैल सकता है, सेम अमीबा होता है। जैसे पानी आगे बढ़ता है वैसे ही अमीबा भी ऐसे बढ़ता है। उसमें जो दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जैसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं, और मैं आपको बना के भी बता देता हूँ, कैसा भी बना दो आप अमीबा। तो जो जो ये है ना, ये वाले
ये दोनों इन्हें स्यूडोपोडिया बोलते हैं। जब भी कोई फूड पार्टिकल्स उसके पास आता है, ये क्या करता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये अंदर ले लेता है और जो बीच में वैकेंट स्पेस बन जाता है, क्योंकि जब ये यहाँ और इसके स्यूडोपोडिया दोनों ऐड हो जाएंगे तो इसे बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल में भी वो डाइजेशन करता है, फिर वेस्ट मटेरियल को उसी मेथड के थ्रू बाहर भी निकाल देता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इसे रफ कर देते हैं पहले। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of living forms. Each living cells have capacity to perform certain basic functions. सभी living cells कुछ ना कुछ कार्य करती हैं, सभी, क्योंकि हम तुम कार्य करते हैं, देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? अगर बेसिक लेवल पे देखें सबसे, तो वो सेल कर रही है, क्योंकि स्टमक है, ओसोफेगस जिसे फूड पाइप बोलते हैं, वो सब किससे मिलके बने हैं? वो सेल से। आपने पढ़ा ही होगा, सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ये ऑर्गन सिस्टम ही तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये कहीं ना कहीं बना किससे है? सेल से। सेल ने ही फंक्शन किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल सबने ही देखा हो, देखी होगी। सेल को आपको दिखा देता हूँ, सेल कैसी होती है। ये देखिए सेल, ये एक सेल है एनिमल सेल। एनिमल सेल है, एनिमल में तो हम तुम भी आते हैं और कोई भी ऑर्गेनिज्म भी आएगा। मतलब ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के सारे एनिमल्स माने जाते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई अलग उनका किंगडम होता है। तो सबसे इसकी जो आउटर लेयर है ना, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल, और इसी अब ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ते हैं। इसकी ऑर्गेनेल क्या होता है, ऑर्गेनेल को भी अभी डिफाइन करेंगे, आगे है ये टर्म। Plasma membrane or cell membrane. This is the outermost covering of the cell that separate the content of the cell from its external environment. External environment मतलब बाहरी आवरण या पर्यावरण। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, डेट सेपरेट द कंटेंट। और ये क्या करती है? एक सेल के कंटेंट को दूसरे वाली सेल के कंटेंट में मिलने से बचाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नहीं होता मटेरियल, एक सेल से अंदर नहीं जाता, कुछ बाहर नहीं जाता, वो भी करती है। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये गेट कीपर का काम करती है। ये क्या करती है? ये सिलेक्ट करती है किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर देना जाना है। अगर सेल के अंदर एक्सेस वाटर हो गया, ज्यादा वाटर भरा हुआ है, तो ये क्या करेगी? डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू उसको बाहर करेगी। और जो भी फूड पार्टिकल्स हैं अंदर लेने होंगे न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें अंदर भी लेती है। आगे पढ़ेंगे कैसे। The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material. Plasma membrane क्या करती है? Allows or permit the entry and exit of some materials. Entry भी करती है और exit भी करती है in and out of the cell. Cell के अंदर और बाहर. It also prevents movement of some other material. It also prevents movement of some other material. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. इसीलिए इसे selectively permeable membrane बोल दिया गया है, क्योंकि सेल ने ही डिसाइड किया किसे अंदर आने देना है, किसे बाहर। सॉरी, सेल ने नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, सेल मेम्ब्रेन ने। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब आप सोच सकते हैं, आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसे कैसे हो जाता है कि जब आउटर कवरिंग पूरी है फिर अंदर और बाहर हो कैसे जाता है, इसमें ऐसा क्या होता है? तो वो कैसे होता है? वो होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है? अब डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाना। अब कंसेंट्रेशन क्या होता है? कंसेंट्रेशन ये होता है कि अगर कहीं किसी भी चीज के हायर मतलब ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो वो हायर कंसेंट्रेशन हो गया, और जहां लो है तो वहां पार्टिकल्स कम होंगे। तो अगर जैसे कि सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और सेल के अंदर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है, तो वो कहाँ जाएगी? बाहर से अंदर आएगी, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन की प्रोसेस। और यही पार्टिकल्स अगर जैसे कि किसी अन्य सब्सटेंस के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाते हैं तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं ट्रेवल इधर से उधर तो वो है ऑस्मोसिस, और बाकी एयर पार्टिकल्स वगैरह ऑक्सीजन के हैं या कुछ भी है तो वो क्या है? वो डिफ्यूजन है। Some substance like CO2 or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion. अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग ये। We have studied the process of diffusion in earlier chapter, और हम इसे पढ़ भी चुके हैं। We saw that the
There is spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to region where its concentration is low. यही होता है कि जहाँ भी अगर कंसंट्रेशन हायर है तो वो अपने स्पॉन्टेनियस ही अचानक ही अपने आप ही कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन में, diffusion process के through. Something similar to this happen in cells when the example some substance like CO2 which is cellular waste and required to be excreted by the cell accumulate in higher concentration inside the cell. भाई वाली प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई भाई इसमें समझाया गया है कि क्या है, जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन हम अंदर का इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, सेल के अंदर जाती है। सेल के अंदर कैसे जाती है वो तो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, विंड पाइप से होते हुए ट्रैकिया, फिर उसमें डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद सबसे लास्ट जो पॉइंट होता है उसे एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो वो ब्लड कैपिलरीज सीधे ब्लड के कांटेक्ट में होती हैं और वहां तक ऑक्सीजन जाती है तो ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और वो जो ऑक्सीजन ब्लड में ये वो ब्लड के थ्रू आर्टरीज वेन्स होती है ना जो, उसके थ्रू पूरे बॉडी में जाएगी, पूरे बॉडी में हर जगह सेल्स प्रेजेंट हैं। और क्या होगा कि सेल के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो CO2 में कन्वर्ट हो गई, तो जो ऑक्सीजन की कमी है और बाहर क्या है ऑक्सीजन ज्यादा है तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगी ऑक्सीजन और ऐसे सेल के अंदर पहुंच जाएगी। वैसे ही फिर क्या होगा, फिर CO2 एक्स्ट्रा हो जाएगी उसमें सेल में, तो CO2 की मात्रा जब ज्यादा है और बाहर कम है तो वो CO2 ऐसे ही बाहर भी निकल जाएगी, तो ये डिफ्यूजन है। और जब वाटर ऐसे इंटर और एग्जिट हो रहा है तो वो क्या है, ऑस्मोसिस है। देखो कुछ, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution known as the hypotonic solution. तो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन, अगर सेल के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स वो हायर कंसेंट्रेशन में है तो क्या होगा, तो द मीनिंग दैट, मीनिंग बोलते हैं उसकी वही लेयर को, that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by, देखो सेल के बाहर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है सेल के अंदर कम है तो वो उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल फूल जाती है क्योंकि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बाहर से अंदर आने लगते हैं। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net result that water enters the cell is likely to swell up. वही बात है, जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो सेल अपने आप फूल जाएगी। और ये बीच में जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि जरूरी नहीं कि सेल के वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर मतलब अंदर ही आएंगे बाहर से, कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल्स बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन रिजल्टेंट ओवरऑल सबसे क्या होगा, रिजल्टेंट जगह अगर एवरेज निकाला जाए तो मैक्सिमम अंदर आएंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें कि आउटसाइड का जो कंसंट्रेशन वो हायर होता है, अंदर का सेल के अंदर का लोअर। अब सेकंड है, देखो क्या है, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एट द सेल देयर इज बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर। इस वाले मीडियम में क्या है, सेल के बाहर का एटमॉस्फेयर और अंदर का एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन जो है ना, पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन वो बिल्कुल सेम है, तो इसमें ना तो इंटर होगा ना एग्जिट होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसे वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉल्यूशन नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या ये, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक देख लिया, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या था, बाहर सेल के बाहर कंसंट्रेशन हायर था, सेल के अंदर लोअर था। इसमें क्या है, सेल के बाहर और अंदर जो मीडियम है बिल्कुल सेम है, कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का बिल्कुल सेम है। इस थर्ड में देखते हैं, इफ द मीडियम हैज द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, सेल के बाहर अगर कंसंट्रेशन लोअर है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन हायर है, तो इसमें क्या होगा कि सेल इसमें देखो सेल सेम रहेगी, ना फूलेगी ना पचकेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। इस वाले केस में क्या होगा, इस नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यह होगा कि जो सेल के अंदर पार्टिकल है वो बाहर निकलने लगेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो इसमें क्या है, सेल सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी सेल। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन में होगा, लेकिन मेजर क्वांटिटी में क्या होगा, बाहर जाएंगे पार्टिकल्स, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सेल को छोड़ देंगे, सेल को छोड़कर बाहर जाएंगे।
देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, और सेल कैसी हो जाएगी, इसलिए श्रिंक। आपने देखा होगा कि जब भी आप किशमिश को पानी में भिगोते हो तो क्या क्या होता है कि किशमिश एकदम से अंगूर जैसी लगती है और फूल जाती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे सेल, यानी अगर उसको किशमिश को सेल समझा जाए तो उसके किशमिश के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स अधिक थे, अंदर तो कम थे। तो हाइयर कंसेंट्रेशन में लोअर में गए तो सेल के अंदर गए और सेल कैसी हो गई, किशमिश कैसी हो गई, फूल गई। वही चीज है ये सब। चलो आगे देखते हैं। The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids. The plasma membrane is flexible. Plasma membrane rigid नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स called lipids and protein. और किसकी बनी होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है। क्या बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through the electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम इसे देख सकते हैं। The flexibility of the cell membrane also enables the cell the engulf in food and other material from the external environment. बाहरी पर्यावरण से ये फ्लेक्सिबल होने के कारण जो सेल मेम्ब्रेन क्या इनेबल करती है, अलाउ करती है, क्या एनगल्फ मतलब फूड को अंदर, इनटेक ऑफ फूड को इनटेक करने को अलाउ करती है। सेल रिजिड होती तो ये नहीं कर पाती। सच प्रोसेस आर नोन एज द इंडोसाइटोसिस। और ये फूड पार्टिकल्स को सेल के अंदर इनटेक करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। अमीबा मैंने आपको बताया ही था बना के। अमीबा क्या करता है, एक मिनट, अमीबा कैसे फूड लेता है अपने अंदर, शायद इसमें नहीं दिखाया गया है, मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। अमीबा यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा जूम कर लें, अमीबा कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दो, ऐसे होता है, ठीक है। अमीबा ऐसे हो गया, इसका बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं इन्हें बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो, जब भी फूड पार्टिकल्स इसके पास आता है तो ये क्या करता है, इसको क्लोज कर लेता है, ये और ये इसके अंदर ये चिपक जाते हैं। तो अगली वाले प्रोसेस में क्या करेंगे, ये रहा, तो ये बिल्कुल बंद कर लेंगे, अगली वाली प्रोसेस में तो बिल्कुल बंद कर लेंगे। और फूड पार्टिकल ये इसका सेंटर हो गया ये, और फूड पार्टिकल आ गया इसके अंदर, ये फूड पार्टिकल मान लो। तो ये बिल्कुल, अब ये बीच की जो खाली स्पेस रह जाएगा इसे बोलते हैं वैक्यूल। इसमें डाइजेशन होगा इसका और इसी प्रोसेस से अंदर लेता है ये। चलो आगे देखते हैं, सेल वॉल को पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ा था हमने, सेल मेम्ब्रेन, अब पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल, प्लांट सेल इन एडिशन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल, आपने एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये भी आउटर होती है और वो भी आउटर होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल होती है सिर्फ प्लांट्स में, प्लांट्स में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल श्रिंक भी करती है, स्वेल भी होती है, पानी अंदर भी आता है, निकलती भी, पिचकती है, फूलती है। तो सेल तो ट्रीज में भी होती है। और सभी लोग प्लांट्स वगैरह सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके। अभी कभी आपने ये सोचा है कि जब सेल पिचक भी जाती है, पानी बाहर निकल जाता है, तो जो ट्रीज की सेल्स होती हैं उनका भी पानी बाहर निकलता होगा, मटेरियल बाहर निकलता होगा, वो भी पिचकती होंगी। तो सेल, जो ट्री का वो स्टेम होता है, वो कभी अपना शेप चेंज करता है? क्यों नहीं करता? वो नहीं करता है क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल होती है उससे भी बाहर, सेल वॉल उससे भी बाहर होती है। सबसे जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है, जब भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को पिचकना होता है तो वो पिचक जाएगी, वो क्या होगी, वो पिचक जाएगी। लेकिन जो सेल वॉल है वो बहुत रिजिड होती है, वो अपना शेप कभी चेंज नहीं करेगी। मान लो अब ये इतनी छोटी होगी, पहले इतनी बड़ी थी, अब पिचक के इतनी छोटी रहेगी, ये वाला स्पेस खाली हो गया। तो और जब कभी ऑस्मोसिस के थ्रू ये भर भी जाएगा, तो इसका तो शेप एंड साइज चेंज होता रहता है। किसका?
सेल का, और सेल वॉल का नहीं होगा। सेल का, सेल मेम्ब्रेन छोटी बड़ी होगी, लेकिन सेल वॉल क्या है, ये बहुत रिजिड होती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये सेल वॉल होगी, ठीक है। तो द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स है ये, एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इतने मजबूत होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, इसकी वजह से ही होते हैं। व्हेन ए प्लांट, when a living plant cell lose water through osmosis, there is a shrinking of construction of content of the cell away from the cell wall। तो जब भी क्या होता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू अगर सब्सटेंस को लूज करना है, गेन करना है, तो शेप जो कौन चेंज करेगा, सेल मेम्ब्रेन चेंज करेगा, सेल वॉल कभी नहीं करेगा। Cell walls permit the cells of plasma, fungi and bacteria. Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand with very dilute external media without bursting in। चलो इसको छोड़ते हैं, काम की बात करते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। न्यूक्लियस को समझते हैं। न्यूक्लियस क्या है? सेल वॉल देख लिया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? सेल में बिल्कुल सेंटर पे। रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील। ऑनियन पील को जब भी माइक्रोस्कोप देखोगे, ठीक है, बी एट पुट द आयोडीन सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, ये भी छोड़ो। अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी तो पढ़ी नहीं हमने। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल क्या गेट कलर डिफरेंटली। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन द रीजन्स। नहीं, न्यूक्लियस किधर है? द न्यूक्लियस है डबल लेयर्ड कवरिंग। अब ठीक है, यहाँ से आगे। द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल लेयर होती है, इसमें दो परतें होती हैं, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच allow the transfer of material from the inside the nucleus to its outside। हाँ, इसको चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने अभी क्या देखा था, सेल मेम्ब्रेन, सबसे सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग देखी थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मटेरियल इन एंड आउट हो रहा था। तो वही बात इसमें भी है। अभी वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी, वो सॉरी सेल मेम्ब्रेन थी, अब ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में भी क्या होते हैं, खाली स्पेस होते हैं, बैकेंड या पोर्स समझ लो उन्हें, तो होते हैं। उनसे क्या है, मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रांसफर होता है। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell about to divide। The nucleus contains chromosomes which are visible rod-shaped। ये rod-shaped जब भी, हमेशा तो जो आपको मैं बताऊं, जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, तो क्रोमोसोम्स बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बिल्कुल जैसे पतंग उड़ाई होगी आपने कभी, तो धागा जब खींचते धागा हो जाता है ना राउंड राउंड, तो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन जब सेल डिवाइड होने पे होती है तो वो कैसा हो जाता है, रॉड शेप। रॉड शेप मतलब बिल्कुल एक्स वाली शेप में, एक्स वाली शेप में ऐसे। वो क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक था वो बिल्कुल रॉड शेप में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसे यहाँ से कट लगना है। आधा क्रोमोसोम इधर का इधर जाएगा और इधर का इधर जाएगा। कैसे? जैसे कि पूरी ये सेल है, ये पूरी पूरी सेल है, ठीक है, ये सेल है। तो आधा क्रोमोसोम्स इस वाले पोल पे जाएगा, आधा क्रोमोसोम्स इस वाले पोल पे जाएगा, बीच से ये डिवाइड हो जाएगी। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ऐसे, जैसे 24 आवर का टाइम लगता है डिवाइड होने में। इसके सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होता है? ऑर्गेनेल्स पार्ट ऑफ सेल्स, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये हैं ऑर्गेनेल्स। जैसे कि अपने अंदर जो भी अंग है उन्हें ऑर्गन्स बोलते हैं। अपने बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जितने भी अंग होते हैं या उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो फिर ऐसे डिवाइड होता है। ये रॉड शेप मैंने आपको समझाया है। पहले तो क्या होगा, जब डिवाइड होने पे नहीं होगी सेल, तो जो क्रोमोसोम है वो इस आकार का होगा। लेकिन जब ये डिवाइड होने पे होगी तो ये बिल्कुल इस आकार में हो जाएगा। आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा, एक्स आकार में, बीच से कट लगता है, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स, इसको मैं रफ कर दूं, एक मिनट। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide। जब सेल डिवाइड होने पे होती है तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉड शेप में, एक्स आकार में, ठीक है, एक्स शेप में।
Chromosomes contain information for inheritance of character from parents to next generation of the cell. अब पेरेंट से हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर्स आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि लेंथ कैसी है, हेयर्स का कलर कैसा है, आइज का कलर कैसा है, ठीक है, स्किन का कलर कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से आती है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ही हमें मिलती है। तो फिर जरूरी नहीं कि किसी से भी मिल सकती है। आपको ये मतलब 10th में पढ़ोगे डिटेल में, किसी से मदर से भी मिल सकती है, फादर से भी मिल सकती है, क्योंकि दोनों लोगों के क्रोमोसोम्स में ऐड होते हैं। एक डोमिनेंस होता है, एक रिसेसिव होता है। तो जो भी शो कर जाए कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंस वाला शो करता है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के पापा का तो हाइट कम है, इस बच्चे की ज्यादा है, तो मतलब वो जरूरी नहीं पापा सही है, वो मम्मी का भी हो सकता है या फिर और किसी का भी हो सकता है फैमिली में। Chromosomes contain information about inheritance of character from parent to next generation in the form of DNA। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म देख लीजिए, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए और प्रोटीन। किससे बने होते हैं क्रोमोसोम? क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑर्गेनिक सेल। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है। इन द सेल the nucleus plays a central role in the cellular reproduction. The nucleus plays a central role in cellular reproduction। जब सेल का रिप्रोडक्शन होता है तो ये सेंट्रल रोल अदा करता है।